दत्त के बेटे हैं, उन्हें पूरा देश जानता है, आप सब जानते हैं। इसलिए उनके खिलाफ आए इस फैसले से उनके परिवार को, उनके चाहने वालों को बड़ा झटका लगा है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे कोई अमीर हो या फिर गरीब हो, चाहे कोई फिल्म स्टार हो, सेलिब्रिटी हो या फिर आम आदमी हो। अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसे सजा मिलनी तय है, चाहे वो 20 साल के बाद ही क्यों ना मिले। और अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी आम लोगों से भी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको फूंक फूंक कर कदम रखना होता है। संजय दत्त 18 महीने पहले ही जेल में बिता चुके हैं, इसलिए अब उन्हें 3.5 साल और जेल में रहना होगा। वैसे संजय दत्त का जेल आने जाने का जो सिलसिला है वो 1993 से ही लगातार चलता आ रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि बॉलीवुड के बैड बॉय कहे जाने वाले संजय दत्त की पिछले 20 साल की वो तस्वीरें जो शायद आपने नहीं देखी होंगी, जो ये बताती हैं कि जेल ने संजय दत्त को और उनकी फिल्मों को किस तरह बार बार बदला और अब आगे संजय दत्त के पास आखिरी रास्ता क्या है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये कितना बड़ा झटका है, संजय दत्त के प्रोड्यूसर्स के लिए ये कितना बड़ा झटका है और संजय दत्त का जेल जाना उन्हें कितना बड़ा नुकसान देकर जाएगा। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पिछले 20 सालों में संजय दत्त और जेल का गहरा रिश्ता रहा है। सबसे पहले आप देखिए 20 साल पुरानी 1993 की ये तस्वीरें, जब संजय दत्त को पहली बार जेल जाना पड़ा था। तब संजय दत्त की उम्र थी सिर्फ 34 साल। उस दिन भी पूरा देश इसी तरह हैरान था जैसे आज है। सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि सुनील दत्त का बेटा ऐसा काम कैसे कर सकता है। संजय दत्त को टाडा कानून के तहत गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। ये देखिए 20 साल पुरानी वो तस्वीरें जब पहली बार संजय दत्त ने जेल को देखा था। सबसे पहली बार संजय दत्त की जेल से जान पहचान इसी दिन हुई थी, इसी साल हुई थी, 1993 में, 20 साल पहले, और उनकी उम्र थी 34 साल। उस समय किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि फिल्मों में अक्सर अपनी नायिकाओं के साथ रोमांस करने वाला, गाने गाने वाला संजय दत्त इतने खतरनाक हथियारों से कैसे खेल सकता है। 1993 के बम धमाकों से उसका कोई भी रिश्ता कैसे हो सकता है। 1993 में 90,000 पन्नों की जो चार्जशीट बनाई गई थी उसमें 189 लोगों के नाम थे, जिसमें से एक नाम संजय दत्त का भी था और संजय दत्त को तब 16 महीने जेल में रहना पड़ा था। इस वक्त आप देख रहे हैं संजय दत्त की 2 तस्वीरें। एक तस्वीर फिल्मी तस्वीर, ये भोला भाला चेहरा, और दूसरी तस्वीर जेल की तस्वीर, क्योंकि पहली बार जेल के साथ उनका इंट्रोडक्शन 1993 में हुआ था। बारिश का बहाना है। हमारी लाइब्रेरी से हमें 1994 की कुछ तस्वीरें भी मिली हैं जो ये बताती हैं कि उस समय पूरा बॉलीवुड यानी पूरी फिल्म इंडस्ट्री किस तरह संजय दत्त के पक्ष में सामने आ गई थी। मुंबई की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिलीप कुमार, अनुपम खेर, सलमान खान, अजय देवगन और सुभाष घई और अमरीश पुरी जैसे तमाम बड़े सितारों को। उस समय संजय दत्त, सुनील दत्त और सुभाष घई ने क्या कहा था ये भी आप देखिए। 1994 की ये तस्वीरें। और मेरा ख्याल है कि ये ऐसा दाग है, जो एक ऐसा जख्म है जो कि हमें दिया गया है, जो जिंदगी में अगर मेरे बेटे को जेल भी हो जाए या कुछ भी हो जाए, मगर हमारे दिलों से जाएगा नहीं है। उसको ये लगता था कि ये शायद ये बहुत छोटी सी बात है, उसको ये कभी इल्म ही नहीं था, कभी अंदाजा भी नहीं हो सकता कि वो इतनी बड़ी चीज में फंस जाएगा। तो आपने देखा सुभाष घई कह रहे थे कि
उसे शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी चीज में फंस जाएगा, इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, और उसके बाद वो फंसता ही चला गया। अक्टूबर 1995 में संजय दत्त को जमानत मिली। जेल से निकलने के बाद वो सबसे पहले बाल ठाकरे से मिलने गए, क्योंकि उस जमाने में महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी। इसके बाद जब संजय दत्त अपने घर गए तो उनके साथ उनके समर्थकों का पूरा हुजूम था। दिसंबर 1995, 35 साल की उम्र है संजय दत्त की। देखिए एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए आज हम आपको दिखा रहे हैं संजय दत्त का ये सफर। जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि संजय दत्त के चाहने वालों ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। 1997 में देखिए अब उम्र है 38 साल। 38 साल के संजय दत्त एक बार फिर से जेल से बाहर निकले। कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरें अपने आप अपनी सारी कहानी कह देती हैं, और आज तस्वीरों के जरिए ही हम आपको संजय दत्त की पूरी कहानी दिखा रहे हैं। 2006 और 2007 का साल भी संजय दत्त के लिए काफी परेशानी भरा था। सितंबर 2006 में मुंबई की टाडा कोर्ट ने धमाकों पर फैसले देना शुरू कर दिया था। इन्हीं धमाकों पर, जिनको हम कहते हैं 1993 के ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट, टाडा कोर्ट ने 31 जुलाई 2007 को संजय दत्त को बड़ी राहत दी। अदालत ने संजय दत्त को धमाकों के लिए आतंकवादी साजिश रचने के आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन हथियार रखने के लिए दोषी मान लिया और 6 साल की सजा सुना दी। अदालत के फैसले के बाद संजय दत्त को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। 2 दिन आर्थर रोड जेल में रहने के बाद संजय दत्त को पुणे की यरवदा जेल में ट्रांसफर कर दिया गया और 7 अगस्त को संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। 13 दिन के बाद 20 अगस्त को संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन वो यरवदा जेल से 23 अगस्त को ही निकल पाए। 22 अक्टूबर को संजय दत्त को एक बार फिर जेल जाना पड़ा और आखिर में 27 नवंबर 2007 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। तुला 50 तुला कितना 50 तुला। और इस दौरान आपने देखा होगा उनका जो लुक था वो उनकी फिल्मों में बार बार बदलता रहा। इसको डालते इधर ऐसे और इसको बोलते ट्रिगर। इसके ऐसे कई बार कई लोगों का यह भी कहना था कि अपना वक्त जेल में बिताया, उसी तरीके से फिल्मों में उनकी भूमिकाएं भी बनने लगी। उनका लुक, उनका चेहरा, उनका स्टाइल बदलने लगा। तेरी माँ तेरे को बचपन से प्यार करती है ना, उसके लिए जी नहीं सकता तू? शट अप! ये अब तक की तस्वीरें थी और अब देखिए तीसरी तस्वीर जो आज की है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में संजय दत्त की 6 साल की सजा को कम तो कर दिया, लेकिन सिर्फ 1 साल कम किया और अभी भी 5 साल की सजा उन्हें सुनाई। यह तय हो गया कि संजय दत्त को जेल जाना ही होगा। उनकी उम्र 53 साल है। उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 तो अभी काफी छोटे हैं। संजय दत्त को जेल में 3.5 साल अब और गुजारने होंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए महज 4 हफ्ते का वक्त दिया। फैसले के बाद संजय दत्त ने कहा कि मेरा परिवार मेरे साथ है और मैं हालात का सामना कर रहा हूं, जबकि उनका परिवार गहरे सदमे में है।
ये था संजय दत्त का सफर 1993 से लेकर आज तक का। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि संजय दत्त के साथ सहानुभूति सही है या गलत? क्या पब्लिक फिगर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी ज्यादा नहीं है, या फिर क्या पब्लिक फिगर होने के नाते उन्हें ज्यादा सजा मिल रही है? कानून सबके लिए बराबर है। इंसाफ का तराजू संजय दत्त को किसी फिल्म स्टार की तरह नहीं देखता, एक आम आदमी की तरह देखता है। और संजय दत्त की इन तस्वीरों को आपको करीब से दिखाने के लिए हमारे साथ कुछ और लोग आज जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं जस्टिस BA खान, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। हमारे साथ हैं मेरे सहयोगी संजय सिंह, जो इस वक्त मुंबई में संजय दत्त के घर पर हैं। हमारे साथ हैं महेश गुप्ता, जो कि लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा ये मामला आया उसे कवर किया था। हमारे साथ हैं आकांक्षा नवल शेट्टे, जो कि स्पेशल एंटरटेनमेंट कॉरेस्पॉन्डेंट हैं DNA अखबार की, और मुंबई से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट कोमल नाहटा भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ हैं मोहित कंबोज, जो कि संजय दत्त के बहुत गहरे दोस्त हैं। आज भी वो संजय दत्त के साथ हैं। सबसे पहले हम मोहित कंबोज के पास ही चलते हैं। मोहित, आपकी वर्षों पुरानी दोस्ती है संजय दत्त के साथ। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब ये पूरा फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट में, संजय दत्त और संजय दत्त के परिवार का क्या रिएक्शन था, और जब आप उनसे मिले तो उन्होंने आपसे क्या कहा? ये बहुत एक दुखद समाचार के रूप में हमको 11:30 बजे सुबह मालूम पड़ा कि कोर्ट ने 5 साल की सजा, 1 साल कम, 6 साल से कम करते हुए 5 साल की सजा संजय जी को दी है। और पूरा परिवार में आज का दिन एक बहुत गम का दिन है। लेकिन संजय बाबा जो एक फाइटर है, उन्होंने इसको एक फाइटर की तरह लिया और वो एक यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने बोला मैं इस चीज़ से वापस लड़ूंगा। जो कानून ने अपनी 20 साल के केस चलने के बाद आज जो उनको सज़ा सुनाई, उसको उन्होंने बहुत एक हिम्मती और एक बहुत ही लौह पुरुष के रूप में सामना किया। जी मोहित, आज इस फैसले के बाद जब आप संजय के घर गए तो संजय से आपकी क्या बातचीत हुई, संजय की पत्नी से आपकी क्या बात हुई, और पूरा परिवार इसको कैसे ले रहा है? हमने देखा कि कैसे उनकी जो बहन है प्रिया दत्त, वो जब सुप्रीम कोर्ट गई तो उनकी आंखों में आंसू थे। ये फैसला सुनने के बाद वो रोने लगी। जी सर, जब मेरी संजय जी से मुलाकात हुई तो एक बात नेचुरल है कि कोई भी ये फैसला सुन के थोड़ा मायूस होगा, लेकिन हम लोग उनसे ज़्यादा मायूस थे। लेकिन उनको देख के हमको थोड़ी इंस्पिरेशन आई। वो बोले कि कोई ठीक है, जो एक सज़ा सरकार ने, जो कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, उसका वो विरोध भी नहीं कर सकते, लेकिन उसका वो एक जो भी एक जुडिशरी ने उनके लिए 5 साल की सजा सुनी, जिसका हम लोग को एक उपेक्षा थी कि एक 20 साल के बाद जो संजय जी ने भुगता, उनको था कि कहीं ना कहीं उनको एक राहत मिलेगी, कहीं ना कहीं उनको एक प्रोविजन जो उन्होंने अप्लाई किया था उसमें उनको राहत मिलेगी, लेकिन ऐसी राहत नहीं मिली। क्या आपको लगता है कि संजय इस सजा के लिए मानसिक रूप से तैयार थे, या कम से कम इसको एक नाइटमेयर की तरह जरूर वो देख रहे होंगे, और सपने में भी उनको ये बात शायद आती होगी, एक बुरे सपने की तरह कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें और सजा सुना सकता है? नहीं, ये देखिए, आज जो उन्होंने 20 साल से जो एक केस चल रहा था, जो उन्होंने पूरी अपनी लाइफ की 34 साल से, आपने भी दिखा है 34 साल से लेकर 54 साल तक जो उन्होंने भुगता है, वो एक कहीं ना कहीं बहुत, वो एक उनको मेंटली प्रिपेयर्ड थे। वो कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड जरूर थे, लेकिन उनको एक जरूर हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन से और जुडिशरी कहीं ना कहीं एक राहत की उम्मीद थी कि आज 20 साल से उन्होंने एक अच्छे सिटीजन के रूप में अपनी ज़िंदगी बिताई। उन्होंने इतनी अच्छी फिल्में दी, सोशल वर्क, इतना अच्छा सोशल वर्क किया। तो उन्होंने ऐसा कोई भी एक जो 93 के बाद, 94 के बाद ऐसा कोई भी उनके ऊपर दूसरा कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है कि जो आज उनको बहुत एक अपसेट और एक झटका भी लगा। कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत राहत की एक उम्मीद थी, जो उम्मीद उनको नहीं मिल सकी। 4 हफ्ते का परिवार को मोहित 4 हफ्ते का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उनको सरेंडर करने के लिए। ये 4 हफ्ते में संजय दत्त ने अपनी जिंदगी कैसे बिताने का फैसला किया है? कौन कौन से ऐसे काम हैं जो इन 4 हफ्तों में वो पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद 3.5 साल उन्हें जेल में रहना होगा?
देखिए अभी तो जो लीगल जो ऑर्डर मिला है वो ऑर्डर की कॉपी रिसीव होने के बाद लीगल ओपिनियन के बाद उस पर हम लोग क्या अपील दोबारा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं उस पर राय ली जा रही है। राय लेने के बाद 4 वीक्स का टाइम एक बहुत कम समय होता है और जब ऐसा वक्त आता है तो कोई भी आदमी आज हर दिन एक बहुत बिताना बहुत एक कठिनाई का काम होता है और उनके ये रहेगा कि जितनी उनके पेंडिंग वर्क्स है वो पूरे पेंडिंग वर्क्स उनके पूरे हो जाए और दोबारा अप्लाई करेंगे कि दोबारा उनको कहीं ना मैं कहीं मोहित आपको यहाँ पर मिलनी रोकूंगा चाहिए। क्योंकि आप जुडिशरी की बात कर रहे हैं, आप रिलीफ की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जस्टिस BA खान हैं, उनसे हम ये जानना चाहेंगे। जस्टिस खान, संजय दत्त के पास अब आखिरी रास्ता क्या है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक वो जा चुके हैं, सारे अब जितने तरीके थे एग्जॉस्ट कर चुके हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी कोई और लीगल ऑप्शन है जिसको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं? क्या और कहीं से उनको राहत मिल सकती है? अभी नहीं, और तो है अभी रास्ते, लेकिन बहुत ही तंग है। इस जजमेंट के बाद एक ही सूरत जो कानून में है वो नजर सानी की एक कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी पाबंदियां हैं नजर सानी हासिल करने के लिए कि मान लीजिए जैसे एक बहुत ही मोटी गलती होनी चाहिए जजमेंट में, इस तरह से कुछ ऐसी नाइंसाफ़ी हुई होनी चाहिए जो ज़मीर से को झंझोड़ ले, तो उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं एक नजर सानी के पिटिशन में, वो देखना एक सूरत है। दूसरी दिक्कत इसमें यह है कि ये नजर सानी की जो दरखास्त है, यही 2 जज जिन्होंने फैसला दिया है इनके पास ही जाती है। अच्छा। और अक्सर वो बेशतर इसमें रूटीन एक किस्म का बर्ताव होता है कि हमने जजमेंट दिया है, बड़ा डिटेल जजमेंट दिया है, अब इसमें क्या रिव्यू की क्या सूरत है, कुछ नहीं सूरत है, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये जो पिटिशनर है, ये जिसने अर्जी दी होती है, उसका वकील कोई बहस नहीं कर सकता, ये चैम्बर में इसका फैसला होता है ये, और वो 99.9% केसेस में रिजेक्ट रिव्यू की संभावना यानी आपके हिसाब से आपको लगता है कि बहुत कम हो सकती है? उसके बाद एक और रेमेडी है, उसको सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से उसको क्यूरेटिव पिटिशन कहते हैं, जो रिव्यू के बाद एक और पिटिशन कर सकता है। वो 5 जजों के पास जाता है, एक ये 2 और 3 और, तो 5 जज, लेकिन उसमें भी कोई सुनवाई नहीं होती है। वो 5 जज जब उनके पास जाता है तो उसको देखते हैं कि इसमें कोई ऐसी नाइंसाफ़ी हुई, कोई ऐसी गलती हुई है, कोई ऐसा हुआ है। वो 5 जज उसको फिर देख के अब एक पिटिशनर जो है, ये जो अर्जी देने वाला है, वो सुनवाई भी मांग सकता है कई हालात में जी, कि साहब आप हमें कोर्ट में इसकी सुनवाई करिए, क्योंकि आपके जजमेंट में इतनी मोटी मोटी गलतियां हैं, तो इसलिए हमें उनको उछालने का मौका दीजिए, आपके सामने पेश करने का मौका दीजिए। और संजय दत्त के जो वकील हैं वो अभी इन तमाम चीजों पर विचार कर रहे होंगे, इस वक्त सोच रहे होंगे कि संजय दत्त को कहां से कोई लीगल रिलीफ वो दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते हैं, इस पर हम बात करें। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक और खास बात है अपने दर्शकों को, आप सबको बताने के लिए, वो है संजय दत्त का कन्फेशन। संजय दत्त का कन्फेशन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1993 में गिरफ्तार होने के बाद ही संजय दत्त ने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया था, यानी उन्होंने कबूलनामा दिया था, और उसमें संजय दत्त ने अपने जो गुनाह हैं वो कबूल लिए थे। क्या क्या गुनाह संजय दत्त ने कबूले थे, ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। संजय दत्त ने अपनी पहली गिरफ्तारी के महज 7 दिन बाद, यानी 26 अप्रैल 1993 को अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उन्होंने मुंबई पुलिस के तत्कालीन DCP के सामने अपने गुनाह कबूल किए थे। और संजय दत्त ने क्या कहा था, देखिए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मुंबई दंगों के दौरान मेरे पिता सुनील दत्त पीड़ितों की मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से कई लोग उनके दुश्मन बन गए। मेरे घर में धमकी भरे फोन आते थे, मेरे पिता को जान से मारने और मेरी बहनों के साथ बलात्कार करने की धमकी दी जाती थी। मेरा पूरा परिवार तनाव में था। इन धमकियों के बारे में मैंने हनीफ लकड़वाला और समीर हिंगोरा को बताया। तब हनीफ ने कहा कि वो मुझे हथियार दिलवा सकता है। थोड़ी झिझक के बाद मैंने हाँ कह दिया और जनवरी 1993 में एक रात
9:30 बजे के आसपास हनीफ और समीर अबू सलीम के साथ मेरे घर पर आए और उन्होंने मुझे एक AK-56 राइफल और एक 9mm की पिस्टल दे दी। देखिए, ये है संजय दत्त का कबूलनामा। हालांकि बाद में संजय दत्त इससे मुकर गए थे। संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं मुंबई से, जो कि इस वक्त संजय दत्त के घर पर खड़े हैं। संजय दत्त का जो कन्फेशन है वो इस वक्त मेरे हाथ में है। संजय दत्त ने जो अपने पूरे गुनाह कबूल किए थे वो सब इसमें लिखे हैं और अगर मैं इसमें देखूं तो ये करीब काफी लंबा 11-12 पेज का कन्फेशन है। संजय, ये है 25 पेज का कन्फेशन जिसमें संजय दत्त ने लिखा है अपने बारे में। आप बताना चाहेंगे इस कन्फेशन के बारे में हमारे दर्शकों को? जी, हालांकि कन्फेशन बहुत लंबा है, लेकिन इसके जो प्रमुख पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा सुधीर। सबसे खास बात है कि 1991 के बारे में इसमें लिखा है कि दिसंबर 1991 में संजय दत्त दुबई में शूटिंग कर रहे थे। यलगार फिल्म थी और उन्होंने कहा था कि उसी के शूटिंग के दौरान एक पार्टी में फिरोज खान जो निर्माता थे उन्होंने संजय दत्त की मुलाकात दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, इकबाल मिर्ची, छोटा राजन, ये जो माफिया डॉन थे, इन सभी लोगों से कराई थी। और आगे कन्फेशनल स्टेटमेंट संजय दत्त ये भी लिखते हैं कि इसके बाद उनकी अनीस इब्राहिम से काफ़ी अच्छी दोस्ती और जान पहचान हो गई थी। इसका मतलब कि संजय दत्त के ये जो अंडरवर्ल्ड के साथ जो ताल्लुकात हुए थे वो सिर्फ 1993 के वक्ती तौर पे नहीं थे। 1991 में भी दुबई के अंदर जब शूटिंग कर रहे थे तब उनकी जान पहचान हो गई थी, वो उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट में लिखा है। दूसरा जो प्रमुख बिंदु आपने बताया वो था कि उनका ये कहना था कि लगातार उनके पिता को धमकी आ रही थी। 2 बार उनके पिता पर हमला करने के प्रयास हुए, बहनों के साथ बलात्कार करने की धमकी दी गई थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस की प्रोटेक्शन मांगी थी, लेकिन चूंकि उन्हें नहीं मिली तो उन्हें डर लगा तो उन्होंने ये किया। संजय दत्त के जो दोस्त थे समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला, ये दोनों मैग्नम वीडियो उस जमाने की एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, उसके मालिक थे और इनकी दाऊद इब्राहिम गैंग से काफ़ी अच्छी बनती थी, तो उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया। संजय दत्त अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट सुधीर ये भी लिखते हैं कि इसके पहले जिस दिन उन्होंने डिलीवरी की थी AK-56 की, उसके पहले भी 2 बार अबू सालेम से संजय दत्त की मुलाकात हो चुकी। तब अबू सालेम दाऊद इब्राहिम गैंग में ही हुआ करता था और तब वो मुंबई में था। तो ये तमाम चीज़ें बताती है। और उसमें एक और संजय दत्त ने बताया कि बाद में वो डर गए, 3 AK-56 थी, 2 उन्होंने लौटा दी थी। और आगे कन्फेशनल स्टेट में एक प्रमुख बिंदु है कि जब उन्हें पता चला, संजय दत्त जब शूटिंग कर रहे थे, उन्हें पता चला कि समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, तो वो डर गए और उन्होंने अपना उनका जो दोस्त था यूसुफ नलवाला, उसे फ़ोन किया और कहा कि उसके घर से लेकर जाके जो राइफल थी उसको डिस्ट्रॉय कर दे। और वो जो राइफल है वो यूसुफ नलवाला था, वो लेकर जाकर उसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वो तमाम चीज़ें बरामद कर ली थी। तो ये जो प्रमुख बिंदु हैं जो इस कन्फेशनल स्टेटमेंट में है, जो उन्होंने संजय, इस कन्फेशनल स्टेटमेंट के बारे में हम आपसे बात करते रहेंगे। तो देखिए, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो 25 पन्ने का ये जो कन्फेशन है जो संजय दत्त ने दिया था 1993 में पुलिस के सामने, ये वो कन्फेशन है। इसमें खास बात यह है कि संजय दत्त ये कह रहे हैं कि उनकी बहनों की इज्जत और जिंदगी दोनों दांव पर लगी थी, खतरे में थी। उनके पिता सुनील दत्त को धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे, उनकी जान भी खतरे में थी, परिवार की जान खतरे में थी, इसलिए उन्हें हथियार की जरूरत थी। ये कहकर उन्होंने माना कि मैंने ये हथियार लिए थे, यानी एक AK-56 उनके घर से पाई गई थी और एक पिस्टल पाई गई थी। लेकिन खास बात यह है कि जब उन्होंने ये हथियार लिए थे उस वक्त उनके पास पहले से 3 लाइसेंस वाले हथियार मौजूद थे। एक 270 राइफल ऑफ ब्रूनो मेक, जो इसमें लिखा है, मैग्नम डबल बैरल राइफल एक और उनके पास थी जिसका लाइसेंस भी था, और 12 बोर की एक डबल बैरल गन उनके पास थी। यानी 3 लाइसेंस वाले हथियार उनके पास पहले से थे। लेकिन फिर भी वो ये कह रहे थे कि मुझे मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए और हथियार चाहिए थे, और इसीलिए उन्होंने AK-56 ये जो राइफल थी ये अपने दोस्तों से, और दोस्त कौन थे? अबू सलीम जैसे लोग, उनसे उन्होंने ये राइफल ली थी। एक और खास बात हम आपको यहां पर यह भी बताना चाहेंगे कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब वो मॉरिशस में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें मॉरिशस में फोन किया गया कि आपको पूछ के लिए आना होगा, लेकिन साथ में ये इजाजत दी गई कि वो शूटिंग पूरी करके वापस आ सकते हैं। आतिश फिल्म की शूटिंग वो कर रहे थे, और जिस दिन वो मॉरिशस से वापस लौटे उसी दिन हवाई अड्डे पर ही मुंबई में एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने वाले जो पुलिस अफसर थे उस वक्त राकेश मारिया थे, जो कि उस वक्त DCP थे। आज राकेश मारिया ATS के चीफ हैं, और राकेश मारिया खुद
एयरपोर्ट गए थे और उन्होंने संजय दत्त को उसी वक्त अरेस्ट कर लिया था। एक और भी बहुत चर्चा में बात रही उस वक्त, वो ये था कि शुरू में जब संजय दत्त को ले जाया गया कस्टडी में तो संजय दत्त कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं थे और उसके बाद एक पुलिस अफसर ने उनको एक थप्पड़ मारा। उसके बाद संजय दत्त रोने लगे और उसके बाद उन्होंने ये पूरा कबूलनामा पुलिस के सामने लिखा। ऐसी चर्चा है, ये बात कहीं रिकॉर्ड पर नहीं है लेकिन ऐसा कहा जाता है। और एक और बात कही जाती है संजय दत्त के बारे में कि जब संजय दत्त को पकड़ा गया उस वक्त वो सिगरेट पीने के बहुत शौकीन थे, काफी स्मोकिंग करते थे, लेकिन जेल में सिगरेट उपलब्ध नहीं थी और वहीं से संजय दत्त को बीड़ी पीने की आदत लगी। हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर जेल के बारे में संजय दत्त को क्या कहना था। जेल में जो कुछ संजय दत्त और उनके परिवार ने सहा है उसके बारे में पहली बार संजय दत्त, सुनील दत्त और प्रिया दत्त ने अपने दिल की बात जी टीवी पर कही थी। जी टीवी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीना इसी का नाम है, उसके आर्काइव से हमने कुछ अंश खास तौर पर आपके लिए निकाले हैं। ये एक पुराना इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू के दौरान इस प्रोग्राम में संजय दत्त का पूरा परिवार शामिल था और संजय दत्त के दोस्त भी शामिल थे और जाहिर है जब उनसे उनके जेल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा वो आज हम आपको सुनवा रहे हैं। बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस, और मैंने ऐसी कोई चीज की नहीं जहाँ मुझे मतलब ऐसी सजा मिले, जहाँ मेरे फैमिली को ऐसी सजा मिले, एक टेररिस्ट ब्रांड होना। अगर द वे आई वेंट थ्रू इट कि मैं पढ़ता बहुत था, मैंने रामायण पढ़ ली, मैं भगवत गीता पढ़ ली। और भाई इसमें एक चीज है कि आपको यू गॉट टू एक्सेप्ट व्हाट हैज हैपेंड टू यू एंड यू हैव टू लेट गो। आई थिंक अगर वही चीज आपके दिमाग में रहे कि मेरे साथ क्यों हुआ, आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। एक तो और एक वो टाइम था कि मैं था जेल में, तो अभी मैं कुछ जल्द ही हाजिर होते हैं।